हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बहुत ही रोमांटिक मूवी के साथ। बट बिफोर वी स्टार्ट द मूवी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे मेल लीड जियांग को, जो कि इस वक्त एक मेडिकल कॉलेज में मौजूद था। तभी उसको एक कॉल आती है जो कि रुटांग की तरफ से थी। रुआन उसे बताती है कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसकी एज 20 ईयर्स ओल्ड है। इसके साथ ही वो जियांग से पूछने लगी कि क्या उसको होम मसाज सर्विसेज की जरूरत है। इस पर जियांग कहने लगा कि नहीं, मुझे ऐसी किसी सर्विस की कोई जरूरत नहीं है। तभी जियांग के पास उसका फ्रेंड यैन आ जाता है, जो जियांग से पूछने लगा कि तुम इतने दिनों से कहाँ बिजी थे। मैंने सुना है कि तुम एक मेडिकल लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा वो लेक्चर कब होने वाला है। तभी जियांग उसे कहने लगा कि मैं नहीं, तुम बहुत ज्यादा बिजी हो। अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए यैन बताने लगा कि एक्चुअली एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस आ गया था। क्या तुम जानते हो, हमारे कॉलेज की एक स्टूडेंट जो कि होम मसाज सर्विसेज देती थी, उसे कुछ लोगों ने मसाज के लिए अपने घर बुलाया था। इसी दौरान उसको ड्रग्स दिए गए, जिससे न सिर्फ उसकी इज्जत लूटी गई बल्कि उसके दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स भी खराब हो चुके हैं। लड़की की कंडीशन अब भी बहुत क्रिटिकल है और कॉलेज की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर है कि इस सारी चीजों में इन्वॉल्व सभी लोगों को एक्सपेल किया जाए। ये सब सुनते ही जियांग की अटेंशन एक दफा फिर उस लड़की की तरफ जाती है जिसने अभी उसे कुछ देर बाद कॉल की थी। तभी वो यान से कहने लगा कि ठीक है, तुम अपनी क्लास अटेंड करो, हम बाद में मिलेंगे। यान के जाने के बाद जियांग रुटांग को कॉल करके कहने लगा कि हाँ, मुझे मसाज सर्विस की जरूरत है, तुम आज रात 8 बजे मेरे घर पहुँच जाना। और साथ ही उसको अपना एड्रेस समझाने लगा। नेक्स्ट सीन में रुटांग जियांग के घर पहुँच चुकी थी। तभी उसको देखते हुए जियांग कहने लगा कि ऑब्वियसली तुम यहाँ पर मसाज देने के लिए तो आई नहीं होगी, तो जो करने आई हो वो जल्दी से करना शुरू कर दो। रुटांग उसे यकीन दिलाती है कि वो सिर्फ मसाज सर्विस देने के लिए आई है, लेकिन जियांग तो जैसे अपनी ही बात पर अड़ चुका था। तभी कहने लगा कि देखो, मेरे सामने इस तरह के बहाने मत करो, ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा कि तुम जैसी लड़की से मेरा वास्ता पड़ा हो। इसके साथ ही जियांग उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, जिस पर रुटांग रोते हुए कहने लगी कि प्लीज ऐसे मत करो। रुटांग वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा लॉक था। तभी जियांग उसके करीब आते हुए कहने लगा कि घर से निकलने से पहले ही तुम्हें सोच लेना चाहिए था कि आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और वैसे भी मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये एक्सक्यूजेस भी तुम अपना रेट बढ़ाने के लिए कर रही हो। जिसके जवाब में रुटांग कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली मेरी मॉम की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनके मेडिकल बिल्स पे करने के लिए ही मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, इसलिए प्लीज आप मुझे जाने दें। अगर आपने मुझे जाने दिया तो मैं सारी जिंदगी आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। जियांग रुटांग से प्रॉमिस लेता है कि वो आइंदा कभी भी किसी के घर जाकर उसे मसाज ऑफर नहीं करेगी। जिसके जवाब में रुटांग कहने लगी कि ठीक है, आइंदा मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन जियांग के घर से निकलते ही रुटांग को अपनी आंटी की कॉल आने लगी, जो उसे कह रही थी कि तुम्हारा बाप मुझसे 5 मिलियन युआन लेकर भाग चुका है, जबकि तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में पड़ी है। मैं किसी भी तरह तुम्हारी मॉम से ये पैसे जरूर वसूल करती, लेकिन अफसोस वो कोमा में है। मैं तुम्हें बता दूं कि अभी के अभी मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना मैं तुम्हारी माँ को कोमा में रहने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी। इसके जवाब में रुटांग कहने लगी कि मैंने तो अभी अपने इस सेमेस्टर की फीस भी पे नहीं की, इसलिए प्लीज आप मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करें। लेकिन उसकी आंटी उसकी एक बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी और उसे वार्न करते हुए कहने लगी कि अगर 3 दिनों में तुमने मुझे पेमेंट ना की तो मैं तुम्हारी मॉम का ऑक्सीजन उतरवा दूंगी। जबकि दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, जो इस वक्त ड्रिंक कर रहा था और मन ही मन में सोच रहा था कि उस छोटी सी खरगोश को मैंने अच्छा सबक सिखाया है, आइंदा कभी किसी के घर जाने की गलती नहीं करेगी। इतने में डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलने पर जियांग देखता है कि रुटांग एक दफा फिर उसके दरवाजे पर खड़ी थी और कहने लगी कि इस मसाज के अलावा आप जो भी करने के लिए कहेंगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। जियांग उसे समझाने लगा कि इस सबको उसको बाद में रिग्रेट होगा, जिस पर रुटांग कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तभी जियांग उसको अपने घर ले आता है और वो दोनों एक दूसरे के करीब होने लगे। यूं उन दोनों के बीच लम्हा लम्हा रात गुजरती गई। अगली सुबह रुटांग की आंख खुलती है तो वो जियांग के बेडरूम में मौजूद थी, जबकि जियांग उसके इनोसेंस को जान चुका था। तभी वो उसे पूछने लगा कि तुम कितने पैसे लोगी। रुटांग मन ही मन में सोचने लगी कि मुझे मॉम के हॉस्पिटल बिल्स के लिए 3000 युआन की जरूरत है। तभी वो जियांग से कहने लगी कि 3 दे दो, वो भी बहुत है। उसकी इस बात पर जियांग सोचने लगा कि एक रात की 3 मिलियन युआन कौन चार्ज करता है, लेकिन उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से जाने लगा और साथ ही उसे वार्न करता है कि आइंदा कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रुटांग को गए हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि वहाँ पर यैन आ जाता है, जिसने रुटांग को देख लिया था। तभी जियांग से पूछने लगा कि ये लड़की कौन है और आखिर ये सब क्या चल रहा है, भला तुमने कब से लड़कियों के साथ इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया है। जिस पर जियांग कहने लगा कि उसे डिस्कस मत करो, वैसे भी मैं आइंदा उसकी शक्ल नहीं देखने वाला। साथ ही यैन उसे इनविटेशन कार्ड देते हुए बताने लगा कि उसे मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लेक्चर के लिए इनवाइट किया गया है। अगले सीन में हम रुटांग को देखते हैं, जो इस वक्त हॉस्पिटल में अपनी मॉम के साथ मौजूद थी। तभी उसका कजन शेन अपनी मॉम के साथ आ जाता है और वो दोनों रुटांग से पैसों की डिमांड करने लगे। रुटांग उन दोनों को यकीन दिलाती है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, जिस पर उसकी आंटी अपने बेटे से कहने लगी कि इसकी माँ का ऑक्सीजन उतार दो, वैसे भी यहाँ पर लेटे लेटे इसके पैसे ही जाया कर रही है। शेन ऑक्सीजन उतारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी रुटांग पैसे देकर कहने लगी कि प्लीज मेरी माँ को कुछ ना कहो। तभी आंटी कहने लगी कि देखो बेटा, मैंने कहा था ना कि इस तरह के लोगों से पैसे निकलवाना कोई आसान काम नहीं है। साथ ही आंटी रुटांग को वार्न करती है कि उसको बाकी के पैसे भी जल्द देने होंगे, वरना वो उसको कॉलेज से बाहर निकलवा देगी। उन दोनों के जाने के बाद रुटांग अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोने लगी।
तभी उसको अपनी फ्रेंड जिया की कॉल आती है, जो उसे बताने लगी कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, इसलिए तुम जल्दी से यूनिवर्सिटी पहुंचो। रुटैंग अपनी मॉम की हॉस्पिटल फीस पे करते हुए वहाँ से जाने लगी, जबकि दूसरी तरफ जियांग अपने लेक्चर के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंच चुका था, जहाँ पर उसकी डैशिंग पर्सनैलिटी को देखते ही सभी लड़कियां बुरी तरह से इम्प्रेस हो चुकी थी। कुछ ही देर में क्लास शुरू होती है, जहाँ पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जियांग बताने लगा कि मैं एक बात क्लियर कर दूं, आप में से जो स्टूडेंट्स आज एब्सेंट या लेट है या जिन्होंने अपनी समरी लेट सबमिट करवाई, उन सबको फाइन देना पड़ेगा। अटेंडेंस स्टार्ट हो चुकी थी, तभी से एक दफा फिर रुटैंग को मैसेज करके बताने लगी कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है और उसको जल्दी पहुंचना चाहिए। रुटैंग का नेम कॉल किया जाता है, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तभी वो भागम भाग क्लास में पहुंचती है, जहाँ पर उसका सांस पूरी तरह से फूल चुका था। लेकिन जैसे ही वो क्लास में पहुंची, उसके ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह चुका था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जियांग पर पड़ती है, वो पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जियांग को रोशनों पर खड़ा होता देखकर वो जान चुकी थी कि यही उनका प्रोफेसर है, जिसका लेक्चर अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका था। जबकि जियांग, जो खुद भी रुटैंग को वहाँ देखकर काफी शौक हो चुका था, उससे पूछने लगा कि तुम इतनी देर से क्यों आई हो, क्या तुम नहीं जानती कि लेट आने के लिए तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। इसके जवाब में रुटैंग कहने लगी कि प्लीज मुझसे फाइन मत लें, एक्चुअली मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे उनके देखने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। जियांग को याद आता है कि कल रात भी रुटैंग ने अपनी बीमार मॉम का जिक्र किया था, तभी वो उसे अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन साथ ही कहने लगा कि मैं तुम्हें पनिश दूंगा, उसके लिए तुम्हें मेरा टीचिंग असिस्टेंट बनना पड़ेगा। जियांग रुटैंग को पास पड़े स्ट्रेचर पर लेटने के लिए कहता है। जियांग अपने स्टूडेंट्स को बताता है कि वो आज उन्हें बेसिक ऑपरेटिंग टेक्निक सिखाएगा। इसके साथ ही वो रुटैंग के एब्डोमेन को एग्जामिन करते हुए उसे पूछने लगा कि क्या उसे यहाँ पर पेन हो रही है, जिसके जवाब में वो कहने लगी कि नहीं। अब की बार जियांग उसके सेंटर पर फिंगर रखते हुए उससे पूछने लगा कि क्या तुम्हें यहाँ पर पेन हो रही है, जिसके जवाब में वो कहने लगी कि हाँ, मुझे यहाँ पर आज बहुत पेन हो रही है। सामने बैठी एक स्टूडेंट पूछने लगी कि ये पेन किस वजह से हो रही है, जिसके जवाब में जियांग बताता है कि ये एक्सेसिव इंटीमेसी की वजह से हो सकता है। जियांग की इस बात पर सभी क्लास फेलोज रुटैंग के कैरेक्टर को लेकर कमेंट्स करने लगी और कहती हैं कि ये शक्ल से कितनी खामोश और मासूम लगती है, जिस पर जियांग उन सबको डांटते हुए कहने लगा कि सबसे पहले तो आपको पेशेंट की प्राइवेसी को मॉक नहीं करना चाहिए, तभी आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। जियांग रुटैंग को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहता है, तभी वो जिया के पास आ जाती है। जिया पूछने लगी कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, ऐसे लगता है जैसे तुम दोनों पहले ही एक दूसरे से मिल चुके हो, जिस पर रुटैंग उसे चुप रहने के लिए कहती है। जियांग, जो उन दोनों को काफी देर से बातें करता देख रहा था, रुटैंग के सर पे चाक मार के उसे चुप रहने के लिए कहता है। फिर बाद क्लास खत्म हो चुकी थी, तभी सभी स्टूडेंट्स वहाँ से जाने लगे। इतने में रुटैंग जियांग के पास आकर उसे कहने लगी कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है, जिस पर जियांग कहने लगा, मैंने तुम्हें अपना कार्ड पहले ही दे दिया था, मुझे समझ नहीं आ रही कि एक दिन में तुमने इतनी बड़ी अमाउंट कैसे खर्च कर दी। जिस पर वो बताने लगी कि मैंने सारी अमाउंट स्पेंड नहीं की, एक्चुअली मुझे सिर्फ 3000 युआन की जरूरत थी और जो कार्ड आपने मुझे दिया था उसमें बहुत सारे पैसे थे, इसलिए मुझे वो सारे पैसे स्पेंड करना अच्छा नहीं लगा। तभी जियांग मन ही मन में सोचने लगा कि जैसे मैंने सोचा था, ये लड़की उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जियांग रुटैंग के फोन में अपना नंबर सेव करने के बाद उससे कहने लगा कि अगर आइंदा कभी भी मुझसे कांटेक्ट करने की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना, जिस पर रुटैंग कहने लगी कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि पैसे कमाने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। रुटैंग वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो पीछे अपनी निशानी छोड़ चुकी है। अगले सीन में रुटैंग को पिक करने के लिए एक लग्जरी कार आती है, तभी उसकी क्लास फेलोज उस पे कमेंट करते हुए कहने लगी कि रोज इसको पिक करने के लिए एक नई गाड़ी आती है, पता नहीं इसने किस किस के साथ ताल्लुक बनाए हुए हैं। जिसके जवाब में दूसरी लड़की कहने लगी कि ये लड़की शक्ल से जितनी मासूम लगती है, ये अंदर से उतनी ही खतरनाक है, ये एक बहुत बड़ी गोल्ड डिगर है। ये सब सुनने के बाद जियांग मन ही मन में कहने लगा कि इस तरह की लड़कियां अपनी मासूमियत से लोगों के दिल जीत लेती हैं और फिर उनकी जेबें खाली कर लेती हैं। पता नहीं मैं क्यों इतनी आसानी से इसकी बकवास बातों में आ गया। इसके साथ ही वो फोन मिलाकर कहने लगा कि मैं गाड़ी का नंबर भेज रहा हूँ, जरा उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाओ और मुझे एक लड़की का भी पता करवाना है, उसके बारे में सारा डेटा चाहिए मुझे। जबकि दूसरी तरफ रुटैंग अपने हॉस्टल पहुंच चुकी थी, तभी उसको ड्रॉप करने वाला उसे बताने लगा कि जब से उसने उसके बेटे को ट्यूशंस पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, उसके बेटे के ग्रेड्स बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। इसके जवाब में रुटैंग उसे थैंक्स कहते हुए कहने लगी कि अगर आप इस तरह के और बच्चों को जानते हो तो प्लीज उन्हें मेरे साथ एंगेज करवा दे। एक्चुअली आजकल मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और मैं फ्री हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं मजीद बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाऊँ। वो आदमी वहाँ से जा चुका था, तभी रुटैंग के पास जिया आती है, जो रुटैंग से कहने लगी कि तुम्हारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स तुम्हारे लिए रोज नई गाड़ी भिजवा देते हैं, जिसे देखकर लोग समझते होंगे कि तुम्हें गोल्ड डिगर हो। रुटैंग उसे ऐसी बातें करने से मना करते हुए अपने हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगी। तभी जिया उसे एक दफा फिर पूछने लगी कि आखिर तुम्हारे और जियांग के बीच में क्या चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो।
जिया ने अपनी बात अभी कंप्लीट भी नहीं की थी कि दरवाजा खोलने पर रुटेंग देखती है कि उसके रूम के अंदर शेन और उसकी मॉम मौजूद हैं। तभी वो दोनों पूछने लगे कि आखिर ये किसे डेट कर रही है। आंटी कहने लगी, मैं अच्छे से जानती थी कि ये मेरी नाक के नीचे यकीनन कोई ना कोई गुल खिला रही होगी, तभी तो इसने हमें पेमेंट कर दी, वरना इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ सकते हैं। रुटेंग उन दोनों को अपने रूम से निकलने के लिए कहती है, जिस पर ऑब्वियसली वो दोनों साफ इनकार कर देते हैं। तभी रुटेंग वहाँ से भागने लगी, लेकिन शेन उसे पकड़कर मारने लगा। ये सब देखने के बाद जिया बुरी तरह से घबरा गई थी। तभी वो बाहर की तरफ भागने लगी। तभी उसकी टक्कर यान से होती है, जो उसे पूछने लगा कि आखिर तुम इस तरह क्यों भाग रही हो। जिया यान से जियांग के बारे में पूछती है और उसे बताती है कि इस वक्त बहुत बड़ी इमरजेंसी है और उसे अर्जेंटली जियांग के हेल्प की जरूरत है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, जो इस वक्त एक बार में मौजूद था और वहाँ पर रंगरलियां मनाने में मसरूफ था। इतने में वहाँ पर येन के साथ साथ जिया आ जाती है और जिया उसे कहने लगी कि आपको मेरे साथ चलना होगा। आप नहीं जानते, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। इस पर सभी लोग जियांग से पूछने लगे कि क्या वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन जियांग इनकार करते हुए कहने लगा कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। जिसके जवाब में जिया कहने लगी कि देखिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप और रुटेंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तभी जियांग उसे पूछता है कि क्या ये सब तुम्हें रुटेंग ने बताया है। जिया कहने लगी कि नहीं, उसे नहीं बताया, लेकिन मैं जानती हूँ। तभी जियांग कहने लगा कि उसने सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए अपना नाम मेरे साथ जोड़ दिया है। मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं उसको बचाने के लिए चला जाऊं। जिया एक दफा फिर रिक्वेस्ट करने लगी और उसे बताती है कि आप नहीं जानते, लेकिन रुटेंग की आंटी बहुत जालिम है। वो उसे बुरी तरह से मार रही थी। जिस पर जियांग कहने लगा कि ये उनका फैमिली मैटर है और मैं इसमें बिल्कुल भी खुद को इन्वॉल्व नहीं करूंगा। वो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं और वैसे भी मैं किसी के प्राइवेट मैटर्स में खुद को नहीं उलझाता। इस तरह वो उसकी हेल्प करने से साफ साफ इनकार कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम रुटेंग को देखते हैं, जिसकी आंटी उसे पूछ रही थी कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो, मुझे बताओ तुम्हारे उस लड़के के बीच में क्या चल रहा है। जिस पर रुटेंग कहने लगी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके इस जवाब पर शेन और उसकी मॉम उसे बुरी तरह से मारते हुए कहने लगी कि हमने तुम्हारे और तुम्हारी फ्रेंड की सारी बातें सुन ली। कितनी ढिठाई से तुम हमारे मुंह पे झूठ बोल रही हो। मैंने खुद सुना, तुम्हारी वो फ्रेंड बता रही थी कि तुम किसी को डेट कर रही हो और उसके साथ रिलेशनशिप में हो, तो फिर तुम कैसे मुझसे झूठ बोल सकती हो। मैं कहती हूँ कि मुझे सच सच बताओ ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। रुटेंग एक दफा फिर एक्सप्लेन करती है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है और न ही किसी के साथ डेट पर गई है और जो बातें उन्होंने सुनी वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तभी शेन अपनी मॉम से कहने लगा कि मुझे इस लड़की से खतरे की बू आ रही है। इससे पहले कि ये कोई और गुल खिला दे और मिस्टर ज़ैंग इससे शादी करने से इनकार कर दे, मुझे लगता है कि हमें इसकी शादी करवा देनी चाहिए। आप अच्छे से जानती हैं कि मिस्टर ज़ैंग अपने असूलों का कितना पक्का है। अगर इसने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो वो कभी भी इससे शादी नहीं करने वाला और ना ही फिर हमें ब्राइड प्राइस मिलेगी। इसलिए मुझे लगता है कि हमें आज ही इसकी शादी करवा देनी चाहिए। जिसके जवाब में मॉम कहने लगी कि एक्चुअली तुम ठीक ही कह रहे हो। इससे पहले कि ये कोई बड़ा कारनामा कर दे, हमें इसकी शादी करवा देनी चाहिए। जिस पर रुटेंग कहने लगी कि वो अपनी स्टडीज कंप्लीट करेगी और कभी भी शादी नहीं करना चाहती। ये सुनते ही उस पर एक दफा फिर थप्पड़ों की बौछार होने लगी और मॉम कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने इनकार करने की। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे बाप ने मुझे कितनी बड़ी रकम ली थी और तुम्हारी तो कोई औकात है नहीं कि मुझे मेरे पैसे लौटा सको। कम से कम मैं तुम्हारी ब्राइड प्राइस तो रिसीव कर लूं। मिस्टर ज़ैंग ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे पूरे 5 लाख युवान देंगे। शेन और उसकी मॉम जबरदस्ती रुटेंग को अपने साथ लेकर जाने लगे। तभी रुटेंग उन्हें बताती है कि वो प्योर नहीं है, इसने वो सब कर दिया है जिसके बाद मिस्टर ज़ैंग कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहेगा। ये सब सुनने के बाद तो आंटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो और उनका बेटा मिलकर एक दफा फिर रुटेंग को मारने लगे और उसे कहते हैं कि तुम्हें अच्छे से पता था कि मिस्टर ज़ैंग अपने असूलों का कितना पक्का है। उन्हें शादी के लिए एक अनछुई इनोसेंट लड़की चाहिए थी, लेकिन तुमने वो गुल खिला दिया है कि हमारा सारा प्लान खराब कर दिया। तुम्हारा बाप पैसे लेकर भाग चुका है और तुम्हारी माँ एक जिंदा लाश बन चुकी है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि तुम्हारी शादी करके तुमसे अपने पैसे हासिल कर सके, लेकिन तुमने भी हमारा पूरा प्लान चौपट कर दिया। तुम शक्ल से जितनी मासूम लगती हो, अंदर से उतनी ही घुनी हो। मैं अच्छे से जानती थी कि किसी न किसी दिन तुम जरूर कोई बड़ा कारनामा करोगी। शैन कहने लगा, हम अच्छे से जानते हैं कि ये सब तुमने ज़ैंग से अपनी जान छुड़वाने के लिए किया है, लेकिन तुम नहीं जानती कि हम इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। जिस लड़के के साथ तुमने रात गुजारी है, उसी लड़के से तुम्हारी ब्राइड प्राइस रिसीव ना कर ली तो मेरा नाम भी शैन नहीं। इसके साथ ही शैन और उसकी मॉम मिलकर रुटेंग को बाहर की तरफ घसीटने लगी। रुटेंग को बाहर लाया जाता है तो हॉस्टल में मौजूद सभी स्टूडेंट्स उसके इर्द गिर्द जमा होने लगे। तभी आंटी पूछती है कि कौन है वो लड़का जिसके साथ तुमने रात गुजारी थी, मुझे अभी के अभी बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आंटी एक एक करके वहाँ पर मौजूद सभी लड़कों से पूछती है कि क्या इसके साथ तुमने रात गुजारी थी, जिस पर वो सभी लड़के इनकार कर देते हैं। तभी शैन अपना बेल्ट उतारकर उसे मारने लगा। आंटी उसे बेल्ट से मारते हुए उससे पूछने लगी कि मुझे खुद बता दो, इससे पहले कि मैं तुम्हें हॉस्टल के एक एक लड़के के सामने ले जाकर उससे पूछूं। रुटेंग जो कुछ देर पहले उनके पाँव पड़ के उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें, उन्हें बताने लगी कि एक्चुअली जिसके साथ मैंने रात गुजारी थी वो जियांग था, जो हमारी यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चरर के तौर पे आया था। ये सुनते ही आंटी कहने लगी कि कौन जियांग, जो चीफ
फैमिली का हायर है। तभी वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स रुटैंग का मजाक उड़ाने लगे और उसे कहते हैं कि क्या तुम जानती हो कि तुमने किसका नाम लिया है। पर जियांग को तो लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं और न ही वो किसी लड़की को मुंह लगाना पसंद करते हैं। अगर उन्होंने रात गुजारनी भी थी तो क्या वो तुम्हारी जैसी लड़की को चूज करते। आंटी एक दफा फिर रुटैंग को मारते हुए कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है कि अपनी जान छुड़ाने के लिए तुम किसी का भी नाम ले लोगी और मैं उस पर यकीन कर लूंगी। मुझे सही सही बताओ कि तुमने किसके साथ रात स्पेंड की थी। रुटैंग कसम खा के बताती है कि वो लड़का जियांग ही था। तभी आंटी कहने लगी कि अगर ऐसा ही है तो अभी के अभी जियांग को कॉल करो और उसे यहाँ पर आने के लिए कहो। जबकि दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जिसे रुटैंग की कॉल रिसीव होती है, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करना चाहता था। तभी जिया उसे कॉल अटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। जियांग ने कॉल रिसीव की तो वो रुटैंग की आवाज सुनता है जो उसे रो रो कर अपने पास आने के लिए कह रही थी और उसके हेल्प के लिए बुलाते हुए कह रही थी कि मैं इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। लेकिन जियांग कॉल ड्रॉप करते हुए जिया से कहने लगा कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड की एक्टिंग बहुत ज्यादा फेक है, इसमें कोई उल्लू का पट्टा भी यकीन ना करे। जबकि जियांग की कॉल ड्रॉप करने पर रुटैंग की आंटी उसे कहने लगी कि तुम नहीं जानती आज मैं तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगी, तुम मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा असाब बन चुकी हो। वापिस आते हैं जियांग की तरफ जिसे अपने मैनेजर की कॉल आती है। मैनेजर उसे बताता है कि जिस गाड़ी के बारे में आप पूछना चाह रहे थे वो रुटैंग के स्टूडेंट की डैड की है। इस आदमी ने रुटैंग को यूनिवर्सिटी से पिक किया था, वो एक्चुअली रुटैंग के स्टूडेंट का डैड है। तभी जियांग को रियलाइज होता है कि रुटैंग के बारे में वो जो कुछ सोच रहा था वो एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उसे रुटैंग की हेल्प करनी चाहिए थी। तभी वो रुटैंग की हेल्प के लिए निकलने लगा, लेकिन जाने से पहले वो अपने सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने पास बुलाता है और उन्हें एडवाइस करता है कि रुटैंग को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जियांग रुटैंग तक पहुंचता है इससे पहले ही वहां पर जैंग आ जाता है जो रुटैंग को देखने के बाद उसकी आंटी से कहने लगा कि क्या ये आपकी वो नीस है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। एक्चुअली मुझे ये काफी ज्यादा प्यारी लगी है, बल्कि अगर सच बताऊं तो ये फोटो से ज्यादा रियलिटी में खूबसूरत है। तभी रुटैंग बताने लगी कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा पहले ही एक बॉयफ्रेंड है। इस पर जैंग कहने लगा कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैंने एक बात पहले ही क्लियर कर दी थी कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है जिसकी लाइफ में मुझसे पहले कोई भी ना आया हुआ हो। लेकिन चैन और उसकी मॉम जैंग को रुटैंग से शादी करने के लिए फोर्स करने लगे। तभी जैंग कहने लगा कि ठीक है मैं इसको अपने साथ लेकर जाने के लिए राजी हूँ, लेकिन ब्राइड प्राइस के तौर पर मैं सिर्फ 50,000 युवान दूंगा। इस पर आंटी कहने लगी ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, हमने पहले ही 5 लाख युवान की अमाउंट फिक्स की थी, अब तुम क्यों अपनी बात से पीछे हटने लगे हो। लेकिन शैन अपनी मॉम को समझाता है कि कुछ होना ना होने से बेटर है और वैसे भी मैं तो कहता हूँ कि इस लड़की से जान छुड़ाएं, आखिर कब तक इस तोप को हम गले में डालकर फिरते रहेंगे। शैन अपनी मॉम को कन्विंस करता है तो मिस्टर जैंग रुटैंग को अपने साथ लेकर जाने लगा जिस पर वो खुलकर रेजिस्ट करती है। इतने में वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है। जियांग अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था और आते ही कहने लगा कि जिसने रुटैंग को हाथ लगाया है मैं उन सबकी हड्डियां तोड़वा दूंगा। इस पर आंटी कहने लगी भला मैं क्यों इस पर हाथ उठाने लगी, ये तो मेरी अपनी नीस है, तुम जानते नहीं है मुझे कितनी प्यारी है। तभी वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सर्वेलेंस कैमरा जरूर चेक करवाऊंगा। वहाँ पर मौजूद किसी के लिए भी यकीन करना आसान नहीं था कि जियांग सच में रुटैंग के लिए स्टैंड ले सकता है। यांग यान को एडवाइस करता है कि जिसने रुटैंग को हाथ लगाने की कोशिश की है उस सबकी हड्डी पसली एक कर दो और इसके साथ ही रुटैंग को अपने हाथों में उठाकर वहाँ से जाने लगा। इस सीन में रुटैंग जियांग के साथ गाड़ी में मौजूद थी। तभी जियांग उससे पूछने लगा कि मुझे तुम्हें कहाँ पर ड्रॉप करना चाहिए, जिसके जवाब में रुटैंग कहती है कि मुझे मेरे हॉस्टल ले चलो। इस पर जियांग कहने लगा मुझे नहीं लगता कि हॉस्टल तुम्हारे लिए एक सेफ जगह है, क्योंकि हो सकता है कि शैन और उसकी मॉम तुम्हें ढूंढते हुए दोबारा हॉस्टल पहुंच जाएं। ये वजह थी कि जियांग रुटैंग को लेकर अपने घर पहुंचता है, जहां पर रुटैंग उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहती है, जिसके जवाब में जियांग कहने लगा कि मुझे ये सब पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। रुटैंग के हाथ पर ऑइंटमेंट लगाने के बाद जियांग उसे खाने के लिए मेडिसिन देता है, जिसके खाते ही रुटैंग कहने लगी कि ये इतनी कड़वी क्यों होती है। तभी जियांग उसे एक कैंडी देते हुए कहने लगा कि ये खा लो, इससे यकीनन तुम्हारे मुंह का टेस्ट बेटर हो जाएगा, और साथ ही खुद कैंडी टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। रुटैंग की नजर टेबल पर पड़े अपनी बनी पर पड़ती है तो वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ने लगी। तभी जियांग उसे रोकते हुए उसे किस करने लगा। वो दोनों ही पैशनेटली एक दूसरे को किस करते हैं। अगली सुबह रुटैंग की आंख खुली तो वो जियांग के बेडरूम में मौजूद थी। रुटैंग अपने कपड़े समेटते हुए बाहर आ गई। तभी ड्रामे में बैग की एंट्री होती है। रुटैंग को देखकर वह कहने लगी मुझे लगता है कि जियांग की आदत नहीं गई काल गर्ल को घर बुलाने की। तभी रुटैंग उसे पूछने लगी कि तुम कौन हो, जिसके जवाब में बे बताती है कि मैं जियांग की फियांसी हूँ। वह रुटैंग को पैसे देते हुए कहने लगी कि ये अमाउंट रख लो, ये एक बड़ी अमाउंट है, लेकिन आइंदा यहाँ पर मत आना, अगर जियांग खुद तुम्हें बुलाए तब भी मत आना। जिस पर रुटैंग उसे बताती है कि वह काल गर्ल नहीं है। इस पर वह कहने लगी मैं अच्छे से जानती हूँ कि फिजिकल नीड पूरी करने के अलावा जियांग किसी भी लड़की से कोई ताल्लुक नहीं रखता, इसलिए ये पैसे लेकर यहाँ से चली जाओ और आइंदा यहाँ पर आने की गलती बिल्कुल भी मत करना। वहाँ से जा चुकी थी। तभी वह जियांग के रूम में आने लगी, जिस पर जियांग उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिसके जवाब में वह कहने लगी कि मैं अपने फियांसे पर नजर रखने आई हूँ, क्या मैंने कुछ गलत किया है। जियांग उसे कहने लगा कि देखो मैं तुम्हें पहले भी बहुत दफा समझा चुका हूँ, आज दोबारा बता रहा हूँ कि आइंदा यहाँ आने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच में अब कुछ भी
भी नहीं बचा। ना ही तुम मेरे फियांसे हो, ना ही मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स बाकी है। हम सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे और वो रिश्ता भी मेरी तरफ से खत्म समझो। लेकिन बे पर तो जैसे जियांग की कही हुई किसी बात का असर नहीं हो रहा था। तभी वो कहने लगी कि वो लड़की कौन है। मैंने सुना है कि आजकल तुम उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहे हो। जिस पर जियांग उसे पूछता है कि रुटैंग कहाँ पर है, कहीं तुमने उसे कुछ कहा तो नहीं। तभी वे उसके करीब आते हुए कहने लगी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम बहुत सारी लड़कियों के साथ टाइम पास करते हो, लेकिन तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि आखिर में तुम्हें शादी मुझसे ही करनी पड़ेगी। इसके साथ ही वो जियांग को हक कर लेती है, लेकिन जियांग उसे समझाता है कि ना आज और ना कल मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करने वाला। जियांग वहाँ से जा चुका था तो वे को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी वो वहाँ पर मौजूद गिलास जमीन पर मारते हुए कहने लगी कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी भी किसी और का होने नहीं दूंगी। जबकि दूसरी तरफ हम रुटैंग को देखते हैं जो इस वक्त सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी। बे की कही हुई बातों ने उसको बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया था। तभी वो अचानक से बेहोश हो जाती है। रुटैंग को होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में मौजूद थी। डॉक्टर्स उसे बताने लगे कि तुम राह चलते हुए बेहोश हो चुकी थी, तभी वहाँ पर मौजूद लोग तुम्हें हॉस्पिटल छोड़कर गए हैं। रुटैंग उठने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर मौजूद सिस्टर उसकी हेल्प करते हुए कहने लगी कि तुम्हें एहतियात करनी होगी क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। और ये सुनते ही रुटैंग कहने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मैं तो अभी खुद स्टूडेंट हूँ, अभी मेरी एज ही क्या है। तभी वहाँ पर मौजूद डॉक्टर कहने लगा कि ये सब करने से पहले तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। तुम शक्ल से ही कितनी यंग लग रही हो, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी एहसास नहीं कि तुम्हारी एज कितनी कम है। जिस पर रुटैंग बताती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जिस पर डॉक्टर ये कहते हुए वहाँ से जाने लगा कि पता नहीं आजकल की जनरेशन किस तरफ जा रही है। रुटैंग मन ही मन में कहने लगी कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। अगर मुझे इस बच्चे को पैदा करना है तो उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसों का बंदोबस्त करना होगा। तभी वो जिया को कॉल करके उससे एक पार्ट टाइम जॉब के बारे में पूछती है जहाँ पर स्टाफ की जरूरत थी। अगले सीन में रुटैंग एक बार में जॉब के लिए पहुँच चुकी थी। तभी उसको ख्याल आया कि जियांग की पहले ही एक फियांसे मौजूद है, यकीनन वो कभी भी इस बच्चे को नहीं अपनाना चाहेगा। तभी उसको जियांग की कॉल आ जाती है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती और मन ही मन में कहने लगी कि हम दोनों का ताल्लुक दो बहुत मुख्तलिफ दुनियाओं से है। तभी उसका सामना मैनेजर से होता है। मैनेजर उसे देखकर कहने लगा कि आज तुम्हारा पहला दिन है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि यहाँ पर मौजूद किसी भी गेस्ट को नाराज करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तभी मैनेजर उसे अंदर मौजूद गेस्ट को वाइन सर्व करने के लिए कहता है और साथ ही उसे वार्न करते हुए कहने लगा कि ये हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, उन्हें नाराज करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। जबकि दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं जो इस वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ उसी बार में मौजूद थी। तभी उसकी फ्रेंड्स उससे पूछने लगी कि हमने सुना है कि जियांग आजकल रुटैंग के कुछ ज्यादा ही करीब हो रहा है। कुछ लोगों को तो लगता है कि शायद वो दोनों डेट कर रहे हों और इस बात पर बै को गुस्सा आ जाता है। तभी वो कहने लगी कि तुम्हें लड़कों का अच्छे से पता है, वो हर किसी के साथ टाइम पास करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन तुम लोग अच्छे से जानते हो कि इस तरह की लड़कियों से कोई भी शादी करना पसंद नहीं करता। तभी वहाँ पर रुटैंग आ जाती है जो वहाँ पर वाइन सर्व करने के लिए आई थी, लेकिन उसको देखते ही बै का गुस्सा मजीद बढ़ने लगा। रुटैंग को देखकर बै की फ्रेंड्स उसके पास आकर कहने लगी कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती किसी का घर खराब करते हुए? तुम अच्छे से जानती हो कि जियांग की एंगेजमेंट हो चुकी है, फिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसके करीब जाने की? पूरे बेजिंग में तुम किसी से भी पूछ लो, जियांग के साथ सिर्फ बे को ही देखना पसंद किया जाता है, लेकिन पता नहीं तुम्हें क्यों लगा कि तुम बे का मुकाबला कर सकती हो। तभी रुटैंग कहने लगी कि इस वक्त मैं जॉब पर हूँ और तुम्हारे किए हुए किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब देना पसंद नहीं करूंगी। रुटैंग वहाँ से जाने लगी, तभी बे उसको रोकते हुए कहने लगी कि तुम खुद को समझती क्या हो। बे के साथ साथ उसके फ्रेंड्स भी रुटैंग से कहने लगी कि तुम जैसी लड़की को हम अच्छे से जानते हैं जो रात को किसी और के हस्बैंड के साथ रंगरलियां मनाती है और दिन को लोगों को वाइन सर्व करती है। रुटैंग से कहने लगी मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ कि मेरे फियांसे से दूर रहो। तुम जैसी लड़कियों को वो सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए रखता है, वरना वो अपने मुंह से तुम्हारा नाम लेना भी पसंद ना करे। इसके जवाब में रुटैंग कहती है कि मुझे तुम्हारे मुंह से अपने लिए कोई भी लफ्ज सुनना या तुम्हारी किसी भी एक्सप्लेनेशन सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी वैल्यू क्या है और जियांग मुझे किस नजरों से देखना पसंद करता है। रुटैंग के इस जवाब पर बे का गुस्सा मजीद बढ़ गया। तभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर रुटैंग को बुरी तरह से मारने लगी। तभी रुटैंग को जियांग की कॉल आ जाती है। रुटैंग जिस वक्त बिल्कुल हेल्पलेस थी, जियांग की कॉल अटेंड करके उसे अपनी हेल्प के लिए बुलाती है। तभी वे उसे कहने लगी तुम होती कौन हो जिसे जियांग बार बार कॉल कर रहा है, और तुम्हें क्या लगता है तुम उसे बुलाओगी तो वो दीवानों की तरह तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पहुँच आएगा? जबकि दूसरी तरफ जियांग अपने मैनेजर को रुटैंग की कॉल ट्रेस करने के लिए कह रहा था। वापस आते हैं बे की तरफ जो अब रुटैंग से कह रही थी मैं तुम्हारी ऐसे फोटोज और वीडियोस ऑनलाइन पोस्ट करूंगी कि चाइना का कोई भी लड़का तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगा। इसके साथ ही रुटैंग के साथ उसकी बदतमीजियां मजीद बढ़ने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक बोतल तोड़कर वो रुटैंग के सर पर मारने वाली थी। तभी वहाँ पर जियांग की एंट्री होती है।
जियांग वहाँ आते ही रुटैंग को उन सबसे बचाने लगा। तभी वह कहती है, जियांग ये बात याद रखो कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, इस लड़की के साथ तुम्हारा कोई लिंक नहीं बनता। जिसके जवाब में जियांग कहने लगा कि ये याद रखो, जो कुछ भी तुमने इस लड़की के साथ किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को तुम्हें जरूर फेस करना पड़ेगा। तभी जियांग वहाँ पर मौजूद बाकी सब लड़कियों से कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई रुटैंग के साथ बदतमीजी कर लेके और उसे हाथ लगाने की, जिस पर वो सारी लड़कियां माफी मांगने लगी। जियांग अपने गार्ड्स को उन सबको जबरदस्ती वाइन पिलाने के लिए कहता है ताकि उनको भी रियलाइज हो सके कि किसी के साथ जबरदस्ती करना कितना बड़ा टॉर्चर है। तभी वो लड़कियां रो रो कर माफी मांगने लगी, जिस पर जियांग उन सबको आइंदा के लिए रुटैंग से दूर रहने के लिए कहता है और जाने से पहले बे से कहने लगा कि कल मैं ऑफिशियली तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट खत्म करने वाला हूँ। अब तक तुम्हें जितना भी टॉलरेट किया वो सिर्फ हमारे बड़ों की वजह से था, लेकिन इससे ज्यादा मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए इसके बाद मेरी लाइफ में आने की गलती मत करना। लेकिन अचानक से रुटैंग की तबीयत खराब होने लगी। तभी वो जियांग को बताती है कि उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम रुटैंग को देखते हैं जो इस वक्त बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में मौजूद थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ गया। रुटैंग को देखते ही डॉक्टर कहने लगा कि ये लड़की दोबारा आ गई है, मैंने इसे पहले भी कहा था कि इसे एहतियात करनी होगी, ये प्रेग्नेंट है लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ आवारागर्दियां करती फिर रही है, पता नहीं आजकल के बच्चों को समझ क्यों नहीं आती। तभी जियांग पूछने लगा कि क्या ये प्रेग्नेंट है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर जियांग को उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दिखाता है तो जियांग मन ही मन में कहने लगा कि यकीनन ये बच्चा मेरा ही है। इतने में रुटैंग को होश आ जाता है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि प्लीज मुझे मत मारो। जियांग उसके पास आकर कहने लगा कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। जियांग ने रुटैंग से पूछा, आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो, जिसके जवाब में वो कहने लगी कि मैं इस बच्चे को नहीं रखना चाहती, मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं एक बच्चे को जन्म देकर उसकी जिंदगी आजाद नहीं करना चाहती। तभी जियांग कहने लगा कि तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मूवी में जियांग के मॉम की एंट्री होती है जो अंदर आते ही कहने लगी कि क्या तुम वही लड़की हो जो मेरे बेटे को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, क्या तुम मेरे बेटे का दिल जीतना चाहती हो। जिस पर जियांग कहने लगा कि मॉम उसे कुछ मत कहे, उसकी तबीयत ऑलरेडी ठीक नहीं है। तभी मॉम कहने लगी कि तुम चुप रहो, मैं उससे बात कर रही हूँ। इसके साथ ही मॉम रुटैंग से कहने लगी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती तुम्हारे बारे में सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई। इनफैक्ट मुझे तो डर था कि मेरा बेटा सारी जिंदगी ही सिंगल गुजार देगा, लेकिन अब जब मुझे तुम्हारी प्रेगनेंसी का पता चला है मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी खुशी का इजहार कैसे करूं। मैंने घर पर तुम दोनों के लिए वेलकम की तैयारियां कर ली है। अगले सीन में रुटैंग जियांग के घर पहुंच चुकी थी। वहां पर मौजूद इतने सारे स्टाफ को देखकर रुटैंग के तो जैसे चक्कर ही आने लगे। अंदर आते ही जियांग की मॉम उसे अपने स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताने लगी कि मैंने तुम्हारे लिए एक डिजाइनर, एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक फिटनेस ट्रेनर सब कुछ अरेंज किया हुआ है। अभी वो रुटैंग को उसके लिए बनाई हुई ज्वेलरी के बारे में बताने ही लगी थी, लेकिन रुटैंग बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। तभी जियांग कहने लगा, मॉम आपको उसको इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए कि वो कितना घबरा रही है और वैसे भी उसको अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। तभी मॉम मेड को बोलकर उसको उसके रूम में भिजवा देती है। रूम में आते ही रुटैंग मेड से कहने लगी कि प्लीज मुझे मैडम मत बुलाया करो, मेरा नाम रुटैंग है और आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रुटैंग मेड से ज्यादा झुक झुक कर उसे थैंक्स बोल रही थी। मेड के जाने के बाद वो अपना रूम देखते हुए कहने लगी कि ये कितना बड़ा है, देखो जरा ये बेड कितने अच्छे से डेकोरेटेड है, अगर मैं इस पर बैठ गई तो ये खराब हो जाएगा, इसलिए वो सोफे पर लेट जाती है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जिसकी माँ उसे कह रही थी, मैंने सुना है कि रुटैंग पर उसकी आंटी ने बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं। जिस पर जियांग कहने लगा, आपने बिल्कुल सही सुना है। जियांग उन्हें बताता है कि किस तरह रुटैंग की आंटी उसकी शादी 5 लाख युआन के बदले में एक 60 साल आदमी से करवाना चाहती थी, लेकिन वो कहने लगा कि आप परेशान मत हो, उन दोनों को मैंने बहुत अच्छा सबक सिखाया है। मॉम जियांग से कहने लगी कि देखो उस लड़की ने अपनी जिंदगी में पहले ही बहुत ज्यादा दुख देखे हैं, तुम्हें अब उसको बहुत ज्यादा खुशियां देनी होंगी। जियांग अपनी मॉम के साथ रुटैंग को देखने के लिए आता है तो वो देखता है कि वो इस वक्त सोफे पे सो रही है। तभी मॉम कहने लगी कि आखिर ये बेड पे क्यों नहीं सोई। इस पर जियांग कहने लगा शायद इसको डर था कि बेड खराब हो जाएगा। तभी जियांग रुटैंग को उठाकर बेड पर लेटा देता है। मॉम रुटैंग की शूज की तरफ देखते हुए कहने लगी, देखो जरा इसके जूतों की हालत कितनी खराब है, इसको जरा उठने दो, मैं इसको आज के आज ही शॉपिंग के लिए लेकर जाऊंगी। सीन शिफ्ट होता है तो रुटैंग जियांग और उसकी मॉम के साथ शॉपिंग के लिए पहुंच चुकी थी। तभी मॉम बताने लगी कि तुम्हारी शॉपिंग के लिए मैंने पूरा मॉल बुक करवाया था। मॉम मुझे ढेर सारे जूते, बैग और कपड़े धुलवाने के बाद ज्वेलरी के मूड में थी, लेकिन तभी रुटैंग कहने लगी कि उसको बहुत ज्यादा थकावट फील हो रही है, इसलिए अब घर चलना चाहिए। मॉम जियांग को एक सोशलाइट गला के बारे में बताते हुए कहने लगी कि मुझे लगता है कि तुम्हें रुटैंग के साथ इस फंक्शन को जरूर अटेंड करना चाहिए, यूँ तुम रुटैंग को वहाँ पर मौजूद गेस्ट के साथ इंट्रोड्यूस भी करवा पाओगे। जियांग उन्हें यकीन दिलाता है कि वो रुटैंग के साथ इस फंक्शन को जरूर अटेंड करेगा। मूवी आगे बढ़ती है तो जियांग रुटैंग के साथ सोशलाइट गाला अटेंड करने के लिए पहुंच चुका था। तभी रुटैंग कहने लगी कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही हूँ, जिसके जवाब में जियांग कहने लगा कि तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी एक झलक देखने के लिए यहाँ पर हजारों लोग मौजूद हैं। जियांग गाड़ी से उतरती है तो वहाँ पर मौजूद मीडिया पर्सन्स के कैमरों के फ्लैशेस ने उसका कॉन्फिडेंस ग्रो कर दिया था।
टैंक को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसकी एक झलक देखने के लिए इतने सारे लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इन सारे लोगों के बीच में वो लड़की भी मौजूद थी जो कभी भी रुटैंग को खुश नहीं देख सकती। रुटैंग जियांग के साथ अंदर आती है तो उसकी नजर डिजर्ट पर पड़ी और वो जियांग को बताने लगी कि ये सब मुझे बहुत पसंद है, जिस पर जियांग कहने लगा कि तुम्हारा जो जी में आए तुम खा सकती हो। तभी रुटैंग को वहाँ पर अपना फेवरेट सिंगर नजर आता है और वो जियांग से कहने लगी कि मुझे उसका ऑटोग्राफ चाहिए, प्लीज तुम यहाँ मेरा वेट करो, मैं अभी उसे ऑटोग्राफ लेकर आती हूँ। वो सिंगर से ऑटोग्राफ लेती इससे पहले ही उसकी नजर सिंगर के हाथों में मौजूद ग्लास पर पड़ती है। तभी वो पूछने लगी कि क्या आपको जूस चाहिए, मैं आपको जूस ला देती हूँ। सिंगर खाली गिलास रुटैंग को पकड़ाते हुए कहने लगा कि याद रखो मेरे लिए ऑरेंज जूस लाना, क्योंकि मैंगो जूस से मुझे बहुत सख्त एलर्जी है। रुटैंग ऑरेंज जूस हासिल करते इससे पहले ही बेज जूसेस के लेबल को चेंज कर चुकी थी और रुटैंग को आइडिया ये नहीं था कि वो इस वक्त मैंगो जूस ले रही है। यही वजह थी कि जूस पीते ही सिंगर की तबीयत बुरी तरह से खराब होने लगी और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ये सब देखकर रुटैंग बहुत ज्यादा परेशान हो गई क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है। रुटैंग उसे बताती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। ऑर्गेनाइजर जियांग को बताने लगा कि हमने आज के गेस्ट से प्रॉमिस किया था कि आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पेश की जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनकी परफॉर्मेंस को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। चाइना के टॉप सिंगर्स को बुलाने के लिए बहुत बड़ा बजट रखा गया था, लेकिन अगर अब फंक्शन खराब हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अगले सीन में हम फंक्शन में मौजूद गेस्ट को देखते हैं जो इस वक्त परफॉर्मेंस का वेट करते हुए कह रहे थे कि इन्होंने सिंगर का वादा किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी सिंगर यहाँ पर परफॉर्म करने वाला है। इतने में हम रुटैंग को स्टेज पर आता देखते हैं जो माइक लेकर गाना गाने लगी और वहाँ पर मौजूद सभी गेस्ट लहरा लहरा कर उसके गाने को एंजॉय कर रहे थे। रुटैंग गाना खत्म कर चुकी थी तभी यांग कहने लगा मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि रुटैंग इतनी अच्छी सिंगर हो सकती है। तभी जियांग रुटैंग के पास आकर अनाउंस करता है कि वो दोनों पार्टनर हैं और जल्द ही वो दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन ये सब देखकर बैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगी रुटैंग बस तुम देख ही जाओ कि अब मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। नेक्स्ट सीन में रुटैंग जियांग के साथ घर पहुंच चुकी थी। उसको देखते ही मॉम कहने लगी कि तुम कितनी अच्छी सिंगिंग कर लेती हो, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम इतनी अच्छी सिंगर हो सकती हो। मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस लाइव देखी थी और मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तभी जियांग रुटैंग से पूछने लगा कि सिंगर के साथ क्या मसला हो गया था, जिस पर रुटैंग बताती है कि उसने गलती से मैंगो जूस दे दिया था। वो जानती थी कि ये सब बे ने जानबूझकर किया है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती क्योंकि उसके पास बे के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं था। तभी जियांग रुटैंग को उठाकर अपने रूम में लेकर आता है। वहाँ वो उसकी हील उतारते हुए कहने लगा कि तुम्हारे पाँव जरूर दुख रहे होंगे। इतने में जियांग को उसके मैनेजर की कॉल आती है जो उसे बता रहा था कि मैंने आपकी टिकट बुक करवा दी है, बिजनेस के सिलसिले में आज आपको न्यूयॉर्क जाना होगा। मूवी आगे बढ़ती है तो रुटैंग इस वक्त मॉम के साथ मौजूद थी। तभी जियांग बाहर आकर मॉम को बताने लगा कि उसको काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क जाना है। इस पर मॉम उसको गुड बाय कहते हुए कहने लगी कि तुम्हें रुटैंग के बारे में परेशान होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर उसके साथ मौजूद हूँ और तुमसे ज्यादा उसका ख्याल रखूंगी। जियांग रुटैंग से पूछता है कि क्या तुम मुझे गुड बाय नहीं कहोगी, जिस पर वो कहने लगी कि आप सेफ जर्नी करें, मैं बहुत खुश होंगी। लेकिन जियांग उसे अपने पास आने के लिए कहता है और उसके आते ही उसे किस करने लगा। जियांग के जाते ही मॉम रुटैंग से कहने लगी कि आज का सारा दिन तुम्हें मेरे साथ स्पेंड करना है, हम दोनों शॉपिंग के लिए जाएंगे और उसके बाद हम खाना भी बाहर ही खाएंगे। हम वहाँ से जा चुकी थी तभी रुटैंग को बे की कॉल आती है जो उसे कह रही थी कि कल तो तुम फंक्शन में बच गई, लेकिन हर बार तुम्हारी किस्मत तुम पर मेहरबान नहीं हो सकती। अभी देखती हूँ कि मेरी अगली चाल से तुम कैसे बचती हो। तभी रुटैंग उसे पूछने लगी कि तुम क्या करने वाली हो, जिसके जवाब में बे कहती है कि तुम सिर्फ देखती जाओ कि मैं करती क्या हूँ। इसके साथ ही बे अपने पास मौजूद दो गुंडों से कहने लगी कि जैसा मैंने कहा है वैसे ही करो, मैं तुम लोगों को मुंह मांगी कीमत देने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट सीन में हम रुटैंग को देखते हैं जो इस वक्त जियांग की मॉम के साथ थी। तभी मॉम उसे बताने लगी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मैं जियांग की खुशियाँ देख सकूँ और अब मुझे लगता है जैसे मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। लेकिन रुटैंग को उनकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो खुद बे की बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तभी मॉम उसे पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम इतनी डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो। लेकिन फिर वो खुद ही अंदाजा लगा लेती है कि यकीनन ये जियांग को मिस कर रही होंगी। मॉम की नजर सामने कॉफी शॉप पर पड़ती है तो वो रुटैंग से कहने लगी कि मैं तुम्हें इनकी कॉफी ट्राई करवाती हूँ, तुम्हें यकीनन बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन मॉम के जाते ही सामने खड़ी वैन से दो गुंडे उतरकर रुटैंग को गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं। उसके इनकार पर वो उसे बेहोश करके जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने लगे। वापस आते ही मॉम को रियलाइज हो चुका था कि यकीनन उसे किडनैप किया जा चुका है। तभी वो सोचने लगी कि मुझे जियांग को कॉल करनी चाहिए, वो अभी एयरपोर्ट में ही होगा। एक्चुअली मॉम का अंदाजा बिल्कुल सही था। जियांग इस वक्त एयरपोर्ट में यान के साथ मौजूद था। तभी उसे अपनी मॉम की कॉल आती है जो उसे बता रही थी कि रुटैंग को किसी ने किडनैप कर लिया है, जिसके जवाब में जियांग मॉम को घर जाने के लिए कहता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वो रुटैंग को ढूंढ के घर जरूर लाएगा, इसलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जियांग रुटैंग को ढूंढने के लिए बाहर की तरफ जाने लगा। तभी यान उसे रोकते हुए कहने लगा कि अपनी अकल से काम लो, इस तरह भागने से कुछ नहीं होगा। यान रुटैंग के फोन को ट्रेस
ट्रेस करता है लेकिन उसका फोन पावर ऑफ आ रहा था। तभी जियांग कहने लगा, मैंने तुमसे कहा था ना किडनैपर्स पूरी तैयारी के साथ आए हैं। तभी जियांग यान को बे का फोन ट्रेस करने के लिए कहता है। तो दूसरी तरफ हम रुटैंग को देखते हैं जिसके सामने इस वक्त बे मौजूद थी। तभी बे उसे कहने लगी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कल तुम कैमरों के सामने कितना कॉन्फिडेंट बिहेव कर रही थी। लोग तुम्हारी एक झलक देखने के लिए वहाँ इंतजार कर रहे थे, लेकिन मेरी नजरों में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, बल्कि तुम जैसी लड़कियों से मुझे सख्त नफरत है। तुम एक बहुत बड़ी हिपोक्रेट हो। सामने तुम कितनी मासूम बनती हो लेकिन पीठ पीछे तुम लोगों को सिड्यूस करने की कोशिश करती हो। तुम्हें किसी का घर खराब करते हुए शर्म आनी चाहिए। रुटैंग बे को यकीन दिलाती है कि ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया, जिस पर बे को गुस्सा आ जाता है और वो रुटैंग को मारते हुए कहने लगी कि कितनी बेशर्म हो, अभी तुम इस सबको डिनाई कर रही हो। रुटैंग बे से कहने लगी कि देखो, अगर मैं जियांग की लाइफ में ना आती तो भी वो तुमसे शादी नहीं करने वाला था। तभी बे को एक दफा फिर गुस्सा आ जाता है और वो एक बोतल उठाकर रुटैंग के सर पे मार देती है, जिससे रुटैंग के सर से खून बहने लगा। लेकिन अब रुटैंग ने भी खुद को डिफेंड करने का फैसला कर लिया था। तभी वो बे से कहने लगी कि आज तुम्हें भी मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इसके साथ ही वो बे का सर जमीन पे मार देती है। इतने में वहाँ पर जियांग अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है, जिसको आता देखकर बे कहने लगी कि तुम इतनी आसानी से यहाँ कैसे पहुँच सकते हो। तभी जियांग उसे कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी जिंदगी लेकर ही रहूंगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई रुटैंग को हर्ट करने की। इस पर बे कहने लगी, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पता नहीं तुम्हें मेरा प्यार नजर क्यों नहीं आता। जिस पर जियांग कहने लगा कि तुम एक पागल लड़की हो जिसका दिमाग काम नहीं करता। जियांग की इस बात ने बे को बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया था। तभी वो कहने लगी कि मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब मिलकर मुझे पागल करने की कोशिश कर रहे हो। इस लड़की का ना कोई बैकग्राउंड है और ना ही इसका कोई स्टेटस है, पता नहीं तुम्हें मेरे मुकाबले में इस तरह की लड़की को लाकर ही खड़ा करना था। इसके जवाब में जियांग कहता है कि भले इसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन इसके लिए मेरा प्यार ही काफी है। जियांग रुटैंग को लेकर वहाँ से जाने लगा। तभी वे पास पड़ी नाइफ उठाकर रुटैंग पर अटैक करती है, लेकिन रुटैंग को बचाने के चक्कर में जियांग खुद को जख्मी कर चुका था। तभी वहाँ पर मौजूद गार्ड्स जियांग और रुटैंग को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। सीन शिफ्ट होता है तो जियांग और रुटैंग घर पहुँच चुके थे। जियांग के बाजू पर मौजूद जख्म देखते ही मॉम उससे पूछने लगी कि ये सब किसने किया है। जियांग अपनी मॉम को बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, ये एक छोटा सा जख्म है जो ठीक हो जाएगा, इस बारे में आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही वो मॉम को बताने लगा कि रुटैंग को किडनैप करने के पीछे बे का हाथ था। ये सुनते ही मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो जियांग से कहने लगी कि अब तुम देखो मैं बे की फैमिली से बात करके किस तरह उससे तुम्हारी जान छुड़वाती हूँ। बे को शर्म आनी चाहिए, तुम दोनों को इस तरह नुकसान पहुँचाते हुए उसे बिल्कुल भी हमारे फैमिली रिलेशन का ख्याल नहीं आया। जबकि दूसरी तरफ रुटैंग जियांग के बैंडेज करते हुए अपनी प्रोफेशनल मेडिकल स्किल्स को शो कर रही थी। जियांग अपनी मॉम को बताता है कि वो काफी थक चुका है। तभी मॉम वहाँ से जाने लगी। उनके जाने के बाद रुटैंग जियांग से माफी मांगते हुए कहने लगी कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे तुम्हें इतना परेशान नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हुआ उसे लेकर रुटैंग को बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। तभी वो जियांग को हक करते हुए कहने लगी कि प्लीज मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। इस पर जियांग उसे किस करते हुए कहने लगा कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ इस बात पर खुश हूँ कि थैंक गॉड अभी मैं एयरपोर्ट पर ही था। अगर मैं ना होता तो पता नहीं बे तुम्हारे साथ क्या कुछ कर चुकी होती। जियांग एक दफा फिर रुटैंग को केस करने लगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मॉम पीछे खड़ी ये सब देख रही है। तभी वो उनको क्लिक करने की कोशिश करती है और उन दोनों को रियलाइज हो जाता है कि मॉम वहीं पर मौजूद है। ये सब उन्हें काफी ऑकवर्ड लगा, लेकिन मॉम कहने लगी कि तुम दोनों कंटिन्यू रखो, बल्कि ऐसे सोचो जैसे यहाँ पर कोई है ही नहीं। जियांग मॉम से पूछता है कि क्या आपको कुछ बात करनी है, जिस पर मॉम कहने लगी कि हाँ एक्चुअली मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, और वो उन दोनों के पास आ जाती है। मॉम आते ही कहने लगी एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट हासिल कर लो ताकि तुम्हारे बच्चे को एक सही नाम मिल सके। जिसके जवाब में रुटैंग कहने लगी कि अभी मेरा ऐसा कुछ भी इरादा नहीं है, खुद एक स्टूडेंट हूँ और अभी मेरी एज ही क्या है कि मैं मैरिज लाइसेंस हासिल कर लूँ। लेकिन रुटैंग मन ही मन में सोच रही थी कि ये सब बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा खूबसूरत, लेकिन बिल्कुल एक सपने की तरह लगता है। अगर किसी दिन ये सपना टूट गया तो मेरा क्या बनेगा। तभी जियांग अपनी मॉम से कहने लगा कि इस सब के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, इस वक्त मुझे रेस्ट करना है, और वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम रुटैंग को देखते हैं जो अपने रूम से बाहर आती है तो मॉम उसे अपने पास बुलाने लगी। तभी मॉम उसे एक स्टॉल देते हुए कहने लगी कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। ये सब रुटैंग को बहुत अजीब लग रहा था। तभी वो कहने लगी मॉम मैं इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं ले सकती, आप पहले ही मुझे बहुत ज्यादा गिफ्ट दे चुकी हैं। जिसके जवाब में मॉम उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, तुम्हें सिर्फ वही चीजें दी हैं जो तुम्हारा हक बनता है, वैसे भी ये तुम्हारा ही घर है। इतने में रुटैंग को अपनी आंटी की कॉल आती है जो आज फिर उसे पैसों की डिमांड करते हुए कह रही थी कि जब से तुम जियांग के साथ उसके घर में रहने लगी हो तुम्हारी शक्ल ही देखने को नहीं मिलती, अब तो तुम इतने बड़े खानदान की बहू बन चुकी हो, भला अब तुम्हें पेमेंट करने में क्या मौत पड़ रही है। तभी रुटैंग कहने लगी कि मैं बहुत जल्द आपके पैसे लुटा दूंगी, लेकिन आंटी कहाँ उसकी बातों में आने वाली थी। तभी कहने लगी कि मैं तुम्हारे घर के बाहर मौजूद हूँ, अभी के अभी बाहर आकर मुझे पैसे दो वरना ऐसा तमाशा करूंगी कि तुम याद रखोगी।
ये सब सुनते ही रुटैंग के तो जैसे आसान ही खता हो गए और वो जल्दी से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही रुटैंग अपनी आंटी से कहने लगी, आंटी यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, मैंने आपसे फोन पे कहा था ना कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगी। जिस पर आंटी कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? तुम्हारे आगे पीछे नौकरों की एक फौज फिर रही है और हमें 5 लाख देते हुए तुम्हारी जान जा रही है। तभी शन कहने लगा, तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं कि हमने तुम्हें कितनी मुश्किलों से पाला था। फ्रैंक कहने लगी कि आंटी मैं बहुत जल्द पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करने वाली हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी पूरी सैलरी आपको दिया करूंगी। जिस पर आंटी कहने लगी कि तुम जितने भी बड़े घर में आ जाओ तुम्हारी सोच छोटी रहेगी। पहले ही इतने सालों से वेट कर रही हूँ कि कब तुम मुझे मेरे पैसे वापस करो और अब तुम्हें लगता है कि मैं दोबारा से पूरा महीना वेट करती रहूँ कि कब तुम्हारी सैलरी आए। मुझे अभी के अभी मेरे पैसे चाहिए। हाँ है वो लड़का जो पूरी रात तुम्हारे साथ रंगरलियां मना रहा था। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं उठाता? उसको नजर क्यों नहीं आता कि तुमने कुछ लोगों के पैसे देने हैं? मेरे साथ चलो, मैं अभी के अभी ये सारे पैसे उससे वसूल करती हूँ। रुटैंग की बहुत रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी आंटी उसको धक्के देते हुए घर के अंदर ले आती है। शैन अपनी मॉम को बताता है कि जो स्कार्फ रुटैंग ने पहना हुआ है इसकी वर्थ कम से कम भी 20,000 युवान है, क्योंकि ये एक ब्रांडेड स्कार्फ है। तभी मॉम उसका स्कार्फ उतार देती है। उनके इतने बड़े महल को देखने के बाद शैन अपनी मॉम से कहने लगा, मॉम मुझे लगता है कि हम दोनों बेवकूफी कर रहे हैं। इतने बड़े घर की मिस्ट्रेस से हम लेने आए भी हैं तो क्या सिर्फ 5 लाख युवान? तभी शैन कहने लगा कि हमें 5 लाख नहीं बल्कि पूरे 1 मिलियन युवान चाहिए। बल्कि नहीं, हमें पूरे 5 मिलियन युवान चाहिए, वरना तुम देखना हम यहाँ पर ऐसा तमाशा करेंगे कि तुम देखती रह जाओगी। टैंक बार बार उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। इस पर रुटैंक कहने लगी कि आप लोग बिला वजह अपना टाइम जाया कर रहे हैं। इस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई और आपको पेमेंट करने वाला है, इसलिए अच्छा होगा कि यहाँ से चली जाएं। और उसकी इस बात के जवाब में आंटी कहने लगी कि मैं ऐसा तमाशा करूंगी कि तुम्हारे तो अच्छे अच्छे भी पैसे देंगे। और तभी वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। एक ऐसा इररिस्पॉन्सिबल इंसान है, मेरी बेटी के साथ पूरी रात गुजार चुका है लेकिन उसकी ब्राइड प्राइस देने के लिए रेडी नहीं है। और मेरी बेटी तो आस्तीन का सांप निकली, इतनी मोहब्बत और मेहनतों से पाला था, लेकिन आज वो अपनी मॉम का बिल्कुल भी एहसास नहीं कर रही। ये सब रुटैंक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो बार बार अपनी आंटी को मना करते हुए कह रही थी कि प्लीज इस तरह से तमाशा मत करे, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको बिना मांगे दे दिया करूंगी। जिसके जवाब में आंटी कहती है कि बिना तमाशा तुम कहाँ हमें पैसे देने वाली हो, तमाशा तो मुझे करना ही पड़ेगा। तभी शैन उन्हें और ऊंचा ऊंचा रोने के लिए कहता है। इतने में वहाँ पर जियांग की मॉम आ जाती है, जो कहने लगी कि क्या तुम लोग यहाँ पर तमाशा करने के लिए आए हो? अगर ऐसा है तो फिर अच्छे से करो। इतने दिनों से अच्छी सी मूवी देखने का मन कर रहा था, चलो अच्छा है घर में ही थिएटर लग गया है। और साथ ही मेरे को कुछ खाने के लिए लाने के लिए कहती है। रुटैंग जो इस सारे सिनेरियो से काफी परेशान हो चुकी थी, मॉम उसे अपने पास बिठाते हुए कहने लगी कि तुम्हें भी ये मूवी एंजॉय करनी चाहिए। कम से कम इस तरह का रिस्पांस आंटी ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो काफी कंफ्यूज हो गई कि अब क्या किया जाए। तभी जियांग की मॉम शैन से कहने लगी कि अगर तुम लोग अच्छे से तमाशा करते हो तो मैं तुम लोगों को 5 मिलियन युवान देने के लिए रेडी हूँ। इस पर शैन की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगी कि क्या तुम लोगों ने हमें कोई जोकर समझा हुआ है? हम यहाँ पर अपने पैसे आए हैं, हम तमाशा करे ना करे हमें हमारे पैसे दो। क्या तुम्हारे बेटे को जरा एहसास नहीं कि इस घर में मौजूद लड़की किसी की बेटी है और उसको इसकी ब्राइड प्राइस देनी चाहिए? लेकिन मॉम उनकी बातों को इग्नोर करते हुए एक दफा फिर शैन से कहती है कि अगर तुम लोगों ने अच्छे से तमाशा किया तो मैं तुम्हें 10 मिलियन युवान भी देने के लिए राजी हूँ। 10 मिलियन युवान का सुनते ही शैन के तो जैसे मुंह में पानी आ गया। तभी वो अपनी मॉम से और ऊंचा ऊंचा रोने के लिए कहता है, जिस पर मॉम कहने लगी कि ये लोग हमारा मजाक बना रहे हैं, मैं कोई बंदर नहीं हूँ जो किसी के कहने पर भी तमाशा लगा दूं। तभी शैन अपनी मॉम को मारते हुए कहने लगा कि ऊंचा ऊंचा रोए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि सीन क्रिएट करना है। शैन के इस बिहेवियर पर मॉम फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन इस सब को देखते हुए रुटैंग और जियांग की मॉम खुलकर हंस रही थी। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है, जो रुटैंग को देखकर पूछने लगा कि अगर तुम लोग खुल के हंस चुके हो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है? जिसके जवाब में शैन की मॉम कहने लगी कि इस लड़की ने हमारे पैसे देने हैं, इसे समझा दो कि हमें आराम से पैसे दे दे, वरना हमें और भी बहुत सारे तरीके आते हैं। जियांग की मॉम शैन की तरफ अपना चेक बढ़ाने लगी, लेकिन जियांग उनके हाथ से चेक लेकर फाड़ देता है और अपने हाथ में छुरी उठाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनको मुझे एक दफा फिर एलिमिनेट करना होगा। मुझे लगा था कि मैंने हॉस्टल के सामने तुम दोनों को अच्छा सबक सिखा दिया था, लेकिन शायद वो सबक तुम लोगों के लिए काफी नहीं था। अब मुझे दोबारा से कुछ करना पड़ेगा। इस पर शैन की मॉम कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है तुम हमें डराओगे और हम डर जाएंगे? मैं अच्छे से जानती हूँ कि इस घर के हर कोने में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड हैं। अगर एक दफा ये सारी फुटेज पुलिस के हाथ लगी तो तुम देखना जो कुछ तुम करने वाले हो उसकी तुम्हें कितनी बड़ी सजा मिलती है। तभी जियांग उसे बताने लगा कि यहाँ से 5 किलोमीटर तक हर चीज मेरी प्रॉपर्टी है,
उसमें पुलिस तो क्या कोई भी खुद को इन्वॉल्व नहीं करने वाला, और मैं तुम दोनों को समझा दूं कि अगर आज के बाद तुम लोग रुटैंग के आगे पीछे नजर आए तो मैं तुम दोनों की टांगे तुड़वा दूंगा। चैन की मॉम कहने लगी कि मैं यहाँ पर कोई बेतुकी बात करने के लिए नहीं आई। रुटैंग के डैड ने मुझसे पैसे लिए थे और रुटैंग ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो पैसे मुझे लौटा देगी, और मैं यहाँ पर वही पैसे लेने के लिए आई हूँ। इस पर रुटैंग कहने लगी कि मुझे आपके सिर्फ 5 लाख युवान देने थे, लेकिन अब आप मुझसे कभी 1 मिलियन युवान और कभी 5 मिलियन युवान की डिमांड कर रही हैं। जियांग रुटैंग को उन दोनों से दो टोक बात करने के लिए कहता है। तभी रुटैंग कहने लगी कि जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं बिना मांगे ही आपको पैसे दे दूंगी, लेकिन उस तक मुझसे राब्ता करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये बात सुनते ही रुटैंग की आंटी उसे कहने लगी कि तुम्हारे तो कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। पहले हमें छुरी से मारने की कोशिश कर रही थी और अब हमें कभी भी खुद से कांटेक्ट ना करने के लिए कह रही हो। तभी जियांग आगे बढ़ते हुए उसकी आंटी के मुंह पे एक थप्पड़ मारते हुए कहने लगा, मुझे लगता है कि आपने रुटैंग को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया है। तभी जियांग सिक्योरिटी गार्ड्स को उन दोनों को पकड़ के उनकी हड्डियां तोड़ने के लिए कहता है, जिस पर शैन की मॉम गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगी। जियांग उसे पूछता है कि क्या जो बात रुटैंग ने की थी वो आपको समझ में आ गई है। इस पर वो कहने लगी कि हाँ, मुझे अच्छे से समझ आ गई है, मैं कभी भी रुटैंग को पैसों के लिए परेशान नहीं करूंगी। जियांग बताता है कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं ब्लैकमेलिंग के सारे एविडेंसेस पुलिस को दे दूंगा। उन दोनों के जाने के बाद रुटैंग जियांग से पूछती है कि मेरे बारे में तुम इतना सब कैसे जानते हो, तुम्हें कैसे पता कि मैंने उनकी कितनी अमाउंट देनी थी। जिस पर जियांग बताने लगा कि मैंने तुम्हारे बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। रुटैंग पूछने लगी कि ये सब तुम कब से कर रहे हो, जिसके जवाब में जियांग बताने लगा कि जब से मैंने तुम्हें किडनैप किया था, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी से हर उस इंसान को निकाल दूं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाकर खुश होता है। रुटैंग उसे थैंक्स कहती है तो जियांग कहने लगा कि बस वर्बल थैंक्स, और उसके साथ ही उसे फॉरहेड किस करता है। जियांग एक दफा फिर फॉरहेड किस करता है। इससे पहले ही रुटैंग कहने लगी आपको कॉल आ रही है, मुझे जाना होगा, और वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो इस वक्त एक बार में अपने फ्रेंड विंग के साथ मौजूद था। तभी उसका फ्रेंड उसे कहने लगा कि देखो, हम सब बचपन के दोस्त हैं, तुम अच्छे से जानते हो कि हमारी फ्रेंडशिप कितनी गहरी थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो कुछ तुमने बे के साथ किया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आखिर कोई अपनी फ्रेंड के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। बल्कि अगर सच बताऊं तो ये सब सुनने के बाद एमी भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। जियांग विंग को बताता है कि मैंने बे को बहुत दफा वार्न किया था, लेकिन उसने मेरी पेशेंस खत्म कर दी थी और मुझे वही सब करना पड़ा जो वो डिजर्व करती थी। अगर वो बीच में रुटैंग को न लाती तो मैं कभी भी उसके साथ वो सब ना करता, लेकिन अगर कोई रुटैंग को हर्ट करने की कोशिश करे, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। इस पर विंग समझाता है कि हमें अपनी कई सालों की फ्रेंडशिप किसी के लिए भी खराब नहीं करनी चाहिए। तभी जियांग बताने लगा कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं रुटैंग पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता और ना ही करना चाहूंगा। इतने में वहाँ पर एमी आ जाती है जो जियांग को देखकर उसे पूछने लगी कि आखिर तुम बे के साथ वो सब कैसे कर सकते हो, क्या तुम फ्रेंड कहलाने के लायक हो? क्या तुम्हें जरा भी एहसास था कि आज तक हमने कितने अच्छे मोमेंट शेयर किए हैं, इस सब के बावजूद भी तुमने उसके साथ वो सब कर दिया जो शायद कभी दुश्मन भी ना करना चाहे। इस सब के जवाब में जियांग उसे कहने लगा कि मेरे और बे के बीच में जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। तभी एमी कहने लगी कि तुम जैसे इंसान फ्रेंड कहलाने के लायक ही नहीं, जो अपने पार्टनर के लिए अपने फ्रेंड को हर्ट करते हुए बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करता, और वो वहाँ से चली गई। एमी के जाने के बाद विंग जियांग को समझाता है कि तुम दोनों को थोड़ी तसल्ली रखनी चाहिए, ये याद रखो कि हम सब बचपन के फ्रेंड्स हैं और अपनी फ्रेंडशिप हम इस तरह कभी भी खराब होने नहीं दे सकते। इसके जवाब में जियांग कहने लगा कि अगर एमी और बे को हमारी फ्रेंडशिप का कोई लिहाज नहीं तो फिर मैं क्यों लिहाज दिखाऊं, इन्हें भी थोड़ा एहसास होना चाहिए कि हमें किसी की प्राइवेसी और उसके पार्टनर का ख्याल रखना चाहिए। तभी विंग बताने लगा कि मुझे लगता है कि एमी सिर्फ बे का नाम लेकर बहाना करने की कोशिश कर रही है, बल्कि अगर सच बताऊं तो कहीं ना कहीं एमी भी तुम्हें पसंद करती है, और उसे सारा गुस्सा इसी बात का है कि तुमने क्यों रुटैंग को अपना लिया। जिस पर जियांग कहने लगा कि मुझे किसी के गुस्सा होने या खुश होने से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी लाइफ में रुटैंग के साथ खुश हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। तभी वहाँ पर एक दफा फिर एमी आ जाती है जो जियांग से माफी मांगते हुए कहने लगी कि मुझे उस टोन में बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जियांग को तो न जैसे उसके जाने का कोई गम था और न ही उसके आने की कोई खुशी थी, लेकिन एमी उनको ज्वाइन कर चुकी थी। तभी वहाँ पर रुटैंग आ जाती है। रुटैंग को वहाँ आता देखकर जियांग खुशी खुशी उसकी तरफ बढ़ जाता है। तभी एमी और विंग भी उसके पास आने लगे, वो सब मिलते हैं। तभी एमी खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताती है कि वो एक डॉक्टर है। इसके जवाब में रुटैंग कहने लगी कि शायद मैं आपको जानती हूँ, एक्चुअली जिस हॉस्पिटल में मुझे इंटर्नशिप करनी है आप वहाँ की मेंटोर है, मैंने लिस्ट में आपका नाम देखा था। तभी एमी कहने लगी कि पता नहीं, मैंने तुम्हारा नाम नहीं देखा था, और उसे ड्रिंक करने के लिए कहती है। जिस पर रुटैंग कहने लगी कि मैं ड्रिंक नहीं कर सकती, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एमी को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तभी वो कहने लगी कि तुम एक बहुत ही डिसोबीडियंट स्टूडेंट हो। तभी जियांग एमी के हाथ से गिलास लेकर ड्रिंक करता है और साथ ही रुटैंग को किस करने लगा। जियांग की इस ऑडेसिटी पर एमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाती। सीन शिफ्ट होता है तो हम रुटैंग को देखते हैं जो इस वक्त इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल में मौजूद थी। जिया उसे देखकर कहने लगी मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि हम दोनों इंटर्नशिप एक ही हॉस्पिटल में करेंगे।
इतने में वहाँ पर एमी आ जाती है, जो उन दोनों को बातें करता हुआ देखकर कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को अपना टाइम बातें करके जाया करना चाहिए। अगर मेरे साथ काम करना है तो तुम लोगों को बहुत ज्यादा प्रोफेशनल और हार्ड वर्किंग होना चाहिए। इतने में एमी रुटैंग से कहने लगी कि तुम्हें ब्लड टेस्ट के लिए मेरा सैंपल लेना होगा, ताकि मैं जान सकूं कि तुम्हें कुछ करना आता भी है या नहीं। रुटैंग जो पहले ही उसके खुश्क रवैये से काफी सहमी हुई थी, डरी डरी उसके पास बैठकर ब्लड सैंपल लेने लगी। तभी एमी कहने लगी कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें हाथ में वेन ढूंढना भी नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि तुम इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो। अगर किसी को ब्लड सैंपल लेना ही नहीं आता तो वो क्या डॉक्टर बनेगा। जिस पर रुटैंग कहने लगी कि प्लीज आप मुझे सिखा दें। एमी रुटैंग को बताती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, बल्कि वो रुटैंग की इंटर्नशिप कैंसिल करके उसे दोबारा से कॉलेज भेज देगी। तभी जिया कहने लगी कि ये सब तुम जानबूझकर कर रही हो, तुम जानबूझकर ये सारी चीजें रुटैंग के लिए मुश्किल बनाने की कोशिश कर रही हो ताकि उसकी ये इंटर्नशिप कैंसिल हो जाए। एमी जिया को थप्पड़ मारते हुए कहने लगी कि मैं तुम दोनों की इंटर्नशिप कैंसिल कर दूंगी। जिस पर जिया कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती और न ही तुम्हारे पास इतनी अथॉरिटी है। एमी उन दोनों को बताती है कि उसके फादर इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर है और वो यहाँ पर जो चाहे कर सकती है। तभी रुटैंग डरते हुए कहने लगी कि प्लीज हमारी इंटर्नशिप कैंसिल मत करें, हमारे 4 साल जाया हो जाएंगे। रुटैंग एमी से कहने लगी कि आप जो भी करने के लिए कहेंगी मैं जरूर करूंगी, लेकिन प्लीज मेरी इंटर्नशिप कैंसिल मत करें। लेकिन एमी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिस पर रुटैंग नहीं जाती। रुटैंग को वहीं खड़ा होता देखकर एमी उसे धक्का देकर कहने लगी कि यहाँ से दफा हो जाओ। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है, जो रुटैंग को संभाल लेता है और एमी से पूछने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। जिस पर एमी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जियांग उसे बताता है कि मेरी ड्यूटी आजकल इसी हॉस्पिटल में है और मुझे भी यहाँ पर इंटर्नीज को मेंटोर करना है। एमी उसे बताने लगी कि ये दोनों इंटर्नीज है, लेकिन इन्हें कुछ भी करना नहीं आता। अगर इसे इस तरह की बेसिक चीजें ही नहीं आती तो ये क्या ही इंटर्नशिप करेगी। तभी जिया बताने लगी कि एक्चुअली एमी ने जानबूझकर रुटैंग को परेशान किया है और उसे कुछ करने ही नहीं दिया। एमी बताती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। तभी जियांग कहने लगा कि कोई बात नहीं, रुटैंग मेरा ब्लड सैंपल ले ले और मैं देखूंगा कि इसे कुछ करना आता है या नहीं। रुटैंग बहुत अच्छे से जियांग का ब्लड सैंपल लेती है तो वो कहने लगा कि तुम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हो और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी प्रोफेशनल स्किल्स बहुत अच्छी हैं। जिया एक दफा फिर एमी की शिकायत लगाते हुए बताती है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जिस पर जियांग कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम लोग मेरे अंडर काम कर सकते हो। जिस पर एमी वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद जिया कहने लगी कि ये लड़की जानबूझकर हमें परेशान करने की कोशिश कर रही थी, अच्छा हुआ आपने इससे हमारी जान छुड़वा दी। जिया रुटैंग के साथ वहाँ से जाने लगी। तभी जियांग रुटैंग को रोकने के लिए कहता है और उसको रोकते हुए उसे पूछने लगा कि आज सुबह मुझे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें एग्जामिन करना होगा। जिसके जवाब में रुटैंग उसे बताती है कि वो मॉर्निंग सिकनेस है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल बात है। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी तरह के एग्जामिनेशन की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में रुटैंग जो इस वक्त जिया के साथ राउंड पर थी, एक रूम में आकर पेशेंट को चेक करने लगी। तभी वो देखती है कि वो पेशेंट कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा पॉप स्टार है। वो रिपोर्ट्स देखते हुए बताने लगी कि आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो फिर आपको क्यों हॉस्पिटलाइज किया गया है। जिस पर स्टार क्वीन बताता है कि एक्चुअली मुझे नींद नहीं आती, इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज हुआ जाए। इसके साथ ही क्वीन रुटैंग से पूछता है कि क्या तुम वही लड़की हो जिसने सोशलाइट गाला पर गाना गाया था, मैंने तुम्हें स्टेज पर देखा था और मुझे तुम बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। तभी रुटैंग कहने लगी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने मुझे पहचान लिया है। इनको देखते ही जिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी और वो क्वीन से ऑटोग्राफ की डिमांड करती है। जिस पर रुटैंग कहने लगी कि इस वक्त हम दोनों ड्यूटी पर है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसे ऑटोग्राफ लेना चाहिए। उन दोनों को बताता है कि मेरे यहाँ पर मौजूदगी के बारे में सिर्फ हॉस्पिटल के लोग जानते हैं, बाहर किसी को कुछ नहीं पता और अच्छा होगा कि तुम लोग भी इस बात का कॉन्फिडेंशियल रखो, वरना यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे। फिर एक दफा फिर रुटैंग के साथ सोशलाइट गाला का इवेंट डिस्कस करने लगा। जिस पर रुटैंग बताती है कि मैंने एक सिंगर को मैंगो जूस दे दिया था। तभी क्वीन बताता है कि हाँ, और उस जूस की वजह से उसको 3 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। रुटैंग क्वीन से कहने लगी कि अगर कभी भी आपके उस सिंगर से दोबारा मुलाकात हो तो प्लीज उसे मेरी तरफ से सॉरी जरूर कीजिएगा। जिस पर क्वीन कहने लगा कि मैं तुमसे अपने बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम बार बार उस सिंगर का जिक्र बीच में ले आती हो। क्वीन रुटैंग से पूछता है कि क्या वो सिंगर है। जिस पर वो कहने लगी कि इतने ऑकवर्ड क्वेश्चंस आप क्यों पूछ रहे हैं। तभी वो पूछने लगा कि क्या जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो क्या तुम ही मुझे चेक करने के लिए आया करोगी। रुटैंग क्वीन को बताती है कि मैं ही आपका चेकअप किया करूंगी। तभी क्वीन उसे कहने लगा मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने स्टे को बढ़ाना होगा, लेकिन प्लीज तुम मेरे चेकअप के लिए जरूर आया करना। तभी रुटैंग वहाँ से जाने लगी। अचानक से उसका पाँव फिसल जाता है और क्वीन उसको बचाने के लिए आगे बढ़ गया। इतने में वहाँ पर जियांग की एंट्री होती है, जो उन दोनों को इस पोजीशन में देखकर पूछने लगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जिस पर जिया सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। जियांग रुटैंग को वहाँ से जाने के लिए कहने लगा। खुद जियांग क्वीन की रिपोर्ट्स देखते हुए उसे बताने लगा कि तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, तुम यहाँ पर क्यों एडमिट हो। जिस पर वो बताने लगा कि एक्चुअली मुझे यहाँ पर रहना अच्छा लग रहा है और तुम मुझे बिल्कुल भी डिस्चार्ज मत करवाना।
इसके जवाब में जियांग कहने लगा कि ठीक है, मुझे तुम्हारी बीमारी समझ में आ चुकी है। मुझे लगता है कि तुम्हारा सीटी स्कैन करना होगा क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कोई बड़ी बीमारी नजर आ रही है। क्विन जियांग से पूछता है कि उसके और रुटैंग के बीच में क्या रिश्ता है, जिस पर जियांग कहने लगा कि तुम्हें इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। तभी क्विन बताता है इसका मतलब है कि रुटैंग सिंगल है और मेरे चांसेस अभी तक मौजूद हैं। और जिस तरह रुटैंग तुम्हें देखकर घबरा गई थी, मुझे लगा कि शायद तुम उसके हस्बैंड हो, लेकिन अब मुझे पता चला है कि तुम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैंने पहली दफा उसको सोशलाइट गाला में देखा था और मुझे उसी दिन उससे प्यार हो गया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम दोनों दोबारा इस तरह से हॉस्पिटल में मिलेंगे। तभी जियांग उसे कहने लगा कि देखो लड़के, तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है और यहाँ से चलने की करो। जिसके जवाब में क्वीन बताता है कि मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाला। अगर तुम मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो तो कम से कम ट्राई करके देख लो, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो आगे बढ़ती है तो क्वीन अपने मोबाइल पर गेम्स खेल रहा था। तभी वहाँ पर जियांग और एमी आ जाते हैं। तभी जियांग एमी से पूछने लगा कि इस लड़की की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, इसको क्यों एडमिट किया हुआ है। इसके जवाब में एमी कहने लगी कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं कि जब तक ये ना चाहे इसको डिस्चार्ज ना किया जाए। जियांग कहने लगा मुझे तो इस बात की कोई तुक समझ में ही नहीं आ रही। अगर एक मरीज को कोई बीमारी है ही नहीं तो उसको मरीज क्यों कहा जाए और उसको यहाँ पर क्यों रखा जाए। तभी एमी कहने लगी कि देखो तुम इसके इंचार्ज नहीं हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। फिर चिढ़ते हुए कहने लगा कि तुम दोनों मेरे सर पे खड़े होकर क्या गॉसिप्स कर रहे हो। यहाँ से जाओ और जल्दी से मेरे इंटर्नी को बुला कर लाओ। मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरा चेकअप सिर्फ वही करेगी। तभी वहाँ पर रुटैंग आ जाती है। रुटैंग को देखते ही क्वीन का चेहरा खिलखिला उठा और वो कहने लगा कि देखो ये लिपस्टिक तुम्हें कितनी सूट कर रही है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने आ जाने में इतनी देर क्यों कर दी, जबकि मैंने तुम्हें कहा भी था कि सबसे पहले मुझे चेक किया करो। जिस पर रुटैंग कहने लगी कि मैं ड्यूटी के टाइम तुम्हारे साथ इस तरह की बातें नहीं कर सकती। तभी क्वीन कहने लगा कि कोई बात नहीं, जब तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो जाए तो मेरे पास आ जाना। जियांग रुटैंग से कहने लगा कि अपनी ये लिपस्टिक साफ करो, ये तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही। और हाँ, इस लड़के से दूर रहो, मुझे इसके 2 किलोमीटर में भी तुम नजर ना आओ। तभी क्वीन कहने लगा कि आखिर तुम इस तरह कैसे किसी को डोमिनेट कर सकते हो, ना तुम उसके हस्बैंड हो और ना ही तुम उसे डेट कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा मसला क्या है। रुटैंग वहाँ से जा चुकी थी। तभी जियांग क्वीन से कहने लगा कि तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। इस बात को याद रखो कि अगर एक डॉक्टर किसी की जिंदगी बचा सकता है तो वो किसी इंसान को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत भी कर सकता है। जियांग वहाँ से जा चुका था। तभी क्वीन एमी को भी वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस पर एमी कहने लगी मुझे नजर आ रहा है कि तुमको रुटैंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर तुम रुटैंग और जियांग को अलग करना चाहते हो तो मैं इस मिशन में तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो इस वक्त अपने काम में बिजी था। तभी एमी उसके पास आकर उसे बताने लगी कि अब से तुम्हें क्वीन और रुटैंग को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। क्वीन अब मेरे अंडर है, उसका ट्रीटमेंट मैं खुद करूंगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि अब से रुटैंग की नाइट शिफ्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, अब उसको सिर्फ दिन के टाइम काम करना पड़ेगा। जिस पर जियांग उसे थैंक्स कहता है तो एमी कहने लगी कि सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलने वाला। मैंने ये फेवर तुम्हें इसलिए दिया है ताकि बदले में तुम भी मुझे फेवर दो। एक्चुअली मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत जरूरत है। इसके साथ ही वो जियांग को बताने लगी कि इस महीने उसकी बहुत ज्यादा सर्जरीज है और वो चाहती है कि जियांग उसे इस सर्जरीज में असिस्ट करे। इसके जवाब में जियांग कहने लगा कि अगर तुम मेरी खातिर रुटैंग के लिए इतना कुछ कर सकती हो तो मैं भी यकीनन तुम्हारी हेल्प जरूर करना चाहूंगा, इसलिए तुम सर्जरीज को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत हो। अगले सीन में हम जियांग को देखते हैं जो इस वक्त एमी के साथ अपने काम में बिजी था। तभी वहाँ पर रुटैंग आ जाती है जो जियांग को बताने लगी कि मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से आइडिया था कि तुमने कुछ भी नहीं खाया होगा। लेकिन जियांग जो इस वक्त अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी था उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाता बल्कि उसे वेट करने के लिए कहता है। काफी देर तक वेट करने के बाद जियांग उसे बताता है कि इस वक्त हमें सर्जरी के लिए जाना है, मेरे पास लंच करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जियांग का ये बिहेवियर रुटैंग ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी वहाँ से जाते हुए एमी उसे कहने लगी तुम अच्छे से देख रही हो कि जियांग मेरे साथ कितना बिजी है, बार बार हमें डिस्टर्ब मत किया करो और यहाँ से चली जाओ। लेकिन रुटैंग ने उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। जियांग सर्जरी में बिजी था ये जानते हुए भी रुटैंग उसका वेट कर रही थी। तभी जिया उसके पास आकर उसे पूछने लगी कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई, जिस पर रुटैंग बताती है कि वो जियांग का वेट कर रही थी। जिया रुटैंग से कहने लगी कि देखो मैं तुम्हारा मन बुरा नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि एमी और जियांग कुछ ज्यादा ही एक दूसरे के करीब हो रहे हैं। बल्कि अगर तुम्हें सच बताऊं तो हॉस्पिटल में सबको ही लगता है कि वो दोनों एक बहुत अच्छा कपल बनाते हैं। इस पर रुटैंग कहने लगी कि वो दोनों सिर्फ एक साथ काम कर रहे हैं और अगर सच बताऊं तो वाकई एमी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है जियांग के साथ, में कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। जिस पर जिया कहने लगी कि कुछ भी हो जाए जियांग के साथ तुमसे ज्यादा प्यारा और कोई नहीं लग सकता और ना ही एमी तुम जितनी खूबसूरत है, इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना और अपनी पोजीशन पर स्ट्रांग रहो। वहाँ से जा चुकी थी। तभी क्वीन रुटैंग के पास आकर उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वो बताती है कि एक्चुअली मैं जियांग का वेट कर रही हूँ। क्वीन उसे कहने लगा कि अगर जियांग की जगह मैं होता तो मैं कभी भी तुम्हें इतना वेट ना करवाता और वैसे भी उनकी सर्जरी खत्म होने में अभी बहुत टाइम है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। लेकिन रुटैंग उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। तभी एमी और जियांग बाहर की तरफ आने लगे।
रुटेंग जियांग की अटेंशन अपनी तरफ लेती इससे पहले ही एमी कहने लगी कि उसको चक्कर आ रहे हैं। तभी जियांग उसे संभालते हुए कहने लगा कि मुझे तुमसे बाद में बात करनी होगी, इस वक्त मुझे एमी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, और वो एमी को लेकर वहाँ से चला गया। अंदर जाते ही एमी कहने लगी मुझे लगता है कि मेरा शुगर लो हो रहा है, क्यों ना हम दोनों पानी पी लें। तभी जियांग कहने लगा कि ठीक है, लेकिन वो पानी देने से पहले उसमें कुछ मिलाना बिल्कुल भी नहीं भूली। पानी पीने के बाद जियांग वहाँ से जाने लगा। तभी एमी कहने लगी कि मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल में स्टे करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारे लिए ड्राइविंग बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अचानक से जियांग की तबीयत खराब होने लगी। तभी वहाँ पर रुटेंग और क्विन की एंट्री होती है, जिन्होंने एमी को जियांग पर झुकते हुए देख लिया था और वो अच्छे से समझ चुके थे कि उन दोनों के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। तभी रुटेंग वहाँ से चली गई। क्विन एमी से कहने लगा कि देखो, जो तुम हासिल करना चाहती थी वो तुम्हें मिल गया, अब इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए होगा। जिसके जवाब में एमी कहने लगी कि अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट ना करते तो ये सब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं जरूर तुम्हें थैंक्स कहना चाहूंगी। तभी जियांग खड़े होते हुए कहने लगा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे और रुटेंग के बीच में फूट डालने की? क्या तुम नहीं जानती कि मैंने बे के साथ क्या किया था, और अब तुम्हें भी उसी अंजाम का सामना करना पड़ेगा। जिस पर वो कहने लगी कि रुटेंग खुद तुम पर ट्रस्ट नहीं करती। देखो, मुझे तुम्हारे करीब देखते ही वो तुम्हें छोड़कर चली गई है, उसने तुमसे कुछ पूछना भी गवारा नहीं किया। जिस पर जियांग कहने लगा कि इस बारे में तुम्हें कोई भी खुशफहमी पालने की कोई जरूरत नहीं है, वो वापस आती ही होगी। एमी क्वीन से पूछने लगी कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे साथ इतना बुरा करके तुम्हें क्या हासिल हुआ? जिसके जवाब में क्वीन कहने लगा कि ठीक है कि मैं रुटेंग को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं उससे कभी भी उसकी खुशियाँ छीनना नहीं चाहूंगा। लेकिन मैं ये जरूर चाहता था कि जियांग के सामने उसके फ्रेंड की असलियत लाई जाए, ताकि उसको पता चल सके कि वो किस तरह आस्तीन के सांपों को पाल रहा है। अभी वहाँ पर रुटेंग आ जाती है, जो आते ही जियांग से पूछने लगी कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है, क्या तुम मुझे पहचान रहे हो? और उसके साथ ही वो एमी से पूछने लगी कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? जियांग रुटेंग को अपने लिए इस तरह परेशान होता हुए देखकर अपने करीब लाकर उसे केस करने लगा, और साथ ही एमी से पूछता है कि तुम अब तक यहाँ खड़ी हो, मुझे लगा था कि तुम शर्म के मारे यहाँ से भाग चुकी होगी। ये सुनने के बाद एमी के साथ साथ क्वीन भी वहाँ से जा चुका था। तभी जियांग एक रिंग निकालकर रुटेंग को पहनाता है, जिस पर रुटेंग कहने लगी कि इस तरह कौन प्रपोज करता है, कम से कम प्रपोज तो तरीके से कर लेते। इसके जवाब में जियांग कहने लगा कि अगर तुम्हें मेरा प्रपोजल पसंद नहीं आया तो तुम इसको उतार सकती हो, लेकिन रुटेंग कहती है कि मैं कभी भी इस रिंग को नहीं उतारने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। मूवी के लास्ट सीन में हम रुटेंग को देखते हैं, जो इस वक्त क्वीन के चेकअप के लिए आती है। तभी क्वीन उसे बताने लगा कि मैं तुम्हारे हाथ पे रिंग देख सकता हूँ, और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो चुका हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ पर जियांग की मॉम ने भेजा था, वो चाहती थी कि तुम दोनों एक हो जाओ। देखो, तुम दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है, जल्द तुम लोगों की शादी होने वाली है, तुम प्रेग्नेंट हो, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? तभी जिया कहने लगी कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो और मुझे पता नहीं तुमने मुझे क्या क्या छुपाया हुआ है। जिया रुटेंग से कहने लगी मुझे लगा था कि तुम सबसे पहले मुझे गुड न्यूज दोगी, मुझे क्या पता था कि मुझे सबसे आखिर में पता लगने वाला है। अब मैं सिर्फ एक ही कंडीशन पर तुमसे राजी होंगी कि बेबी का नाम मैं रखूंगी। जिस पर क्वीन कहने लगा कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बेबी का अंकल हूँ और उसका नाम मैं ही डिसाइड करूंगा। इस बात को लेकर वो दोनों खुलकर लड़ रहे थे। तभी जियांग रुटेंग को लेकर साइड पर हो जाता है और उसे कहने लगा कि मैंने बेबी का नाम डिसाइड कर लिया है, मैं उसका नाम चिनाव रखूंगा। और हाँ, तुम्हें ये भी बता दूं कि तुम्हारी डिलीवरी के 1 महीने बाद हम दोनों की शादी होने वाली है, और इतनी ग्रैंड शादी जो पूरे चाइना में किसी ने नहीं देखी होगी। इसके साथ ही वो रुटेंग को किस करने लगा। यहाँ तक पहुँचते ही हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी थी। लेकिन अगर यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मजीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवीज के लिए स्टे ट्यून्ड।